नमस्कार, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित मांडू गांव में रविवार रात को बादल फट गया। इस हादसे में 2 महिलाओं समेत 4 लोग लापता हो गए। गांव के लोगों को मदद मुहैया करवाने के उद्देश्य से प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कल 8-9 बजे के बीच में मांडू कंकराड़ी के ऊपर की तरफ काफ़ी अतिवृष्टि हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी क्षति मांडू गांव में हुई है, प्लस जो कंकराड़ी क्षेत्र है वहाँ पर भी हुई है। हमारे कुछ रास्ते इस एरिया में बंद भी हो रखे हैं और अभी भी पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है। इसमें 3 लोगों की जान गई है अभी तक, जो हमको रिपोर्ट मिली है, और रेस्क्यू अभियान अभी भी चल रहा है। 2-3 घरों को क्षति भी हुई है। रास्ते खोलने का काम चल रहा है, बिजली आपूर्ति का काम आधा हो चुका है। डीजल की लाइनें कुछ क्षति हैं, उनको भी हम ठीक करा रहे हैं और राशन वितरित करा रहे हैं। जितनी जल्दी हो सकता है हम नॉर्मलसी लाने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार ने एक बार फिर 27 जुलाई तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। इसके बावजूद सरकार तीसरी लहर के मद्देनजर कोई खतरा नहीं उठाना चाहती। हालांकि सरकार ने अब काफी छूट देने का फैसला किया है। सरकार ने अब मैदान से पहाड़ के जिले में कोविड टेस्ट की बाध्यता को खत्म कर दिया है। अब दुकानें रात 7 बजे के बजाय 9 बजे तक बंद होंगी। हवाई मार्ग से आने वाले लोगों को डबल वैक्सीन लगाने वालों को राहत दी गई है। वाटर पार्क और मल्टीप्लेक्स अब 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। कोविड कर्फ्यू की मियाद 1 और हफ्ते के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया, जिसमें काफ़ी छूटें हम लोगों ने दी हैं। जिसमें सबसे विशेष छूट ये है कि जो राज्य में आवाजाही में मैदान से पहाड़ी जनपदों में जाने के लिए RT-PCR एंटीजन या रैपिड टेस्ट का एक कंपल्सन था, उसे समाप्त कर दिया गया। अब राज्य के अंदर राज्यवासी बिना किसी रोक टोक के आवागमन कर सकते हैं। दूसरा, जो दुकानों का समय था, जो पूर्व में 8 बजे से 7 बजे तक का था, उसको 8 बजे से अब 9 बजे शाम तक करने का निर्णय लिया गया। अब प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक दुकानें, प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। तीसरा, जो हवाई मार्ग से जो यात्री आ रहे हैं, उन पर अगर उन्होंने दोनों वैक्सीन लगा दी हैं, तो दोनों वैक्सीन लगाने वाले यात्री को राज्य में आने की अनुमति दी जाएगी। तीसरा, जो हमारे वाटर पार्क्स वगैरह थे और जो हमारे मल्टीप्लेक्स हैं, जो पूरी तरह प्रतिबंधित थे, 50% कैपेसिटी तक उन्हें खोलने का निर्णय लिया गया। 50% कैपेसिटी तक जो हमारे वाटर पार्क्स हैं और जो हमारे मल्टीप्लेक्स हैं वो खोले जा सकते हैं। बाकी जो निर्णय पूर्व में लिए गए थे वो यथावत रहे। कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने न्यू कैंट रोड स्थित कैंप कार्यालय में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अवस्थापना निधि द्वारा चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कई क्षेत्रों में पिछले 1 वर्ष से सड़क न बनने की वजह से सड़कों पर गड्ढे बढ़ गए हैं। साथ ही जहां सड़कें बनी भी हैं, वहां पर नाली और पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां भी वह सड़कें बनाएं, पानी की निकासी सुनिश्चित करें। आज मैंने एमपी के सेक्रेटरी एक्सीएन वन अधिकारी को बुलाकर मसूरी विधानसभा के जितने भी विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। देखने में आया कि कोरोना काल की वजह से आज 1 साल से अधिक स्ट्रीट बने हुए हैं, लेकिन सड़कें नहीं बनी हैं, जिसकी वजह से जगह जगह बहुत गड्ढे बढ़ गए हैं और कहीं पे सड़कें बनाई तो नाली की व्यवस्था नहीं, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। मैंने अधिकारी को आज निश्चित किया है कि जहाँ भी आप सड़क बनाएं, पानी की निकासी सुनिश्चित करें। और इसी प्रकार जो हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है श्याम प्रसाद मुखर्जी पार्क, जिसको अभी तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना का बहाना लगाकर अधिकारी बार बार उसको कहते हैं कि टाइम लग रहा है। तो मैंने आज उनसे कहा कि आप 3 महीने के अंदर इसका काम पूरा करें। अब मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम उसका शिलान्यास करवाएंगे। डोईवाला क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है, तो वहीं प्रशासन की टीम में भी लगातार हो रही बारिश को देखते हुए अलर्ट मोड पर है। पुलिस प्रशासन की ओर से भी लोगों से अपील की जा रही है कि नदी के किनारे रहने वाले लोग समय रहते सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि लगातार बारिश के कारण नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। इसके अलावा तहसील प्रशासन ने भी आपदा प्रबंधन की टीमों को अलर्ट करते हुए क्षेत्र में नदियों के आसपास तैनात कर दिया है।
तो लगातार हो रही बारिश को देखते हुए आप लोग सावधानी जरूर बरतें। नदियों की स्थिति मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये सुसवा नदी है जहाँ मैं खड़ा हूँ इस समय। लगातार पानी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है क्योंकि देहरादून और उससे ऊपर के क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, तो जिसका असर ये सुसवा में देखने को मिल रहा है आपको। देखिए लगातार पानी बढ़ रहा है और पानी बढ़ने से ये जो देख रहे हैं सामने खेतों की जो कटान शुरू हो गया है खेतों का, तो यानी काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी लोगों को होने लगा है। और क्योंकि आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार सतर्क भी हैं, अलर्ट मोड पर रखी गई हैं प्रशासन के द्वारा, तो लोगों से अपील यही की जा रही है कि जो लोग नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं वो लोग समय रहते सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि नदी का जल स्तर जो है कभी भी बढ़ सकता है। रुड़की के मंगलौर में ठसका गांव में सैनी समाज के लोगों ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का पुतला दहन किया। साथ ही ग्रामीणों ने मदन कौशिक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। दरअसल मामला रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र का है। साल 2017 में बेलड़ी स्थित फैक्ट्री में चाचा भतीजे की हत्या कर दी गई थी। वहीं इस मामले में पूर्व में रहे कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने मृतकों के परिवारों को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही थी। इसी से नाराज सैनी समाज के लोगों ने मदन कौशिक का पुतला दहन किया और चेतावनी दी कि अगर सरकार मुआवजा नहीं देती तो सभी गांवों में इस तरह के प्रदर्शन किए जाएंगे। समाज के कुछ लोगों का, जो कि कुछ दिन पहले 2-3 साल पूर्व एक हत्याकांड हुआ था, इसमें अल्लू मजरा हत्याकांड, उसके बाद एक शेरपुर में हुआ, उसमें कैबिनेट में बैठे मदन कौशिक जी ने घोषणा की थी जिसमें उन्होंने उनके मृतक परिजनों को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की थी, जो आज तक ना तो उनका कोई मुआवजा मिल पाया, ना ही वो दोबारा वहाँ पर मंत्री साहब गए। उसके बाद आज मदन कौशिक जी प्रदेश में अध्यक्ष बनने के बाद भी कोई उनके घर पर रीजन या घर पर उनके जाके कोई नहीं देखा। इसलिए आज हमारी उनसे यही निवेदन है कि या तो उत्तराखंड सरकार उन्हें मुआवजा देने का कृपा करे, नहीं तो आगे चल के इससे बड़ा आंदोलन होगा। आज हमारे गांव टचका में मदन कौशिक पूर्व मंत्री रहे कैबिनेट में, उनका पुतला दहन किया गया। मेन मुद्दा ये था हमारे सैनी समाज के हल्लू मजरा गांव में और शेरपुर गांव में हत्याएं हुई, उन्हें मुआवजा देने की घोषणा की थी मदन कौशिक ने, उन्हें कोई मुआवजा अब तक नहीं मिला है। सरकार की तरफ से कोई बात नहीं की गई, मुआवजा दिया अब तक नहीं दिया मुआवजा। तो क्या मांग करते हैं आप सरकार से? ये मांग करते हैं हम, या तो मुआवजा दे दो उन्हें, अन्य धरना प्रदर्शन लगातार हर गांव में सैनी समाज के जितने भी गांव है हरिद्वार जिले में जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन पूरा जारी रहेगा। आगामी आने वाले चुनाव में इसका नतीजा हम सरकार को दे देंगे। बागपत से भाजपा सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि देश की सबसे पौराणिक संस्था में शुमार है गुरुकुल कांगड़ी। स्वामी श्रद्धानंद द्वारा इस महान संस्था को आगे बढ़ाया गया। आज पूरे विश्व में इसकी अलग पहचान है। शिव का अर्थ ही कल्याण करने वाला है। जो शिव भक्त हैं वो अपना भी कल्याण चाहते हैं, दूसरों का भी कल्याण चाहते हैं। दूसरों के कल्याण की बात है कोविड के इस ज़माने में, जहाँ लगता है कि ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे और वो ठीक से नियमों का अगर पालन नहीं कर पाते, उससे उनको भी नुकसान है, परिवारों को जो है उसको खतरा है और समाज को उससे खतरा है। तो मैं सभी लोगों से ये अपील करूँगा, इस बात के लिए जिद न करके सरकार ने जिस प्रकार के नियम बनाए हम सब उसमें सहयोग करें। हम शिव भक्त रहेंगे, आगे भी रहेंगे। हमको कांवड़ यात्रा करने की निश्चित रूप से आगे जाकर के हमको अनुमति मिलेगी। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के मामले में उच्च शिक्षा विभाग अव्वल रहा है। यह दावा प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया है। धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सर्वाधिक फैकल्टी उच्च शिक्षा विभाग में है और 100% प्राचार्य कॉलेजों में है। इस 4.25 साल में उच्च शिक्षा विभाग ने सर्वाधिक नौकरियां दी। लगभग 877 लोगों को हमने लोक सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया है और 1000 से ज़्यादा लोगों को हमने संविदा पे, अंशकालिक व्यवस्था पे और जो हमारी दूसरी व्यवस्था है उन पे मैंने जो है असिस्टेंट प्रोफेसरों को लगाया है। और पहला विभाग उच्च शिक्षा विभाग है कि जिसने अपना बैकलॉग पूरा किया है, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे विकलांग कोटा हो, चाहे जनजाति का कोटा हो, चाहे महिलाओं का कोटा हो। और आज 92% हम पे अस्थायी फैकल्टी है, 98% आज हम पे पूरी फैकल्टी है। पूरे देश में पहला राज्य उत्तराखंड है जिसके पास की सर्वाधिक फैकल्टी उच्च शिक्षा में है। 100% प्राचार्य हमारे कॉलेजों में है। तो सर्वाधिक अगर फैकल्टी देने का काम, स्वरोजगार देने का काम, रोजगार देने का काम अगर किसी विभाग ने किया है तो उच्च शिक्षा विभाग।
आम आदमी पार्टी के सह प्रदेश प्रभारी राजीव चौधरी ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आप की सीधी टक्कर रहेगी। साथ ही चौधरी ने कहा कि मौजूदा सरकार से जनता त्रस्त है और अब जनता ने मन बना लिया है कि परिवर्तन होना जरूरी है। देखिए, जो आज के मौजूदा हालात हैं उसमें बिल्कुल ये साफ निकल कर आ रहा है कि जो वर्तमान सरकार है उससे जनता पूरी तरीके से ऊब चुकी है और जनता परिवर्तन के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। जहाँ तक इस आने वाले चुनाव की बात हो रही है, ये बिल्कुल अब साफ हो चुका है कि मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में रहने वाला है। कांग्रेस अपनी अंदरूनी कलह, अपनी अंदरूनी गुटबाजी के कारण आज तक ना अपने संगठन का पूर्ण रूप से विस्तार कर पाई है। नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति पिछले 2 हफ्तों से पेंडिंग है। अगर आप एक इतने महत्वपूर्ण पद पर 2 हफ्ते से अगर एक नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं तो कांग्रेस की हालत क्या होगी, ये सब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। सरोवर नगरी और उसके आसपास देर रात से मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं मैदानी जिलों को कुमाऊं की पहाड़ी जिलों को जोड़ने वाला भीमताल रानीबाग मोटरमार्ग की सुरक्षा दीवार मूसलाधार बारिश के चलते आज सुबह धाराशायी हो गई, जिसके चलते मार्ग पर आवाजाही पूर्ण रूप से बंद हो गई। लोक निर्माण विभाग और पुलिस प्रशासन ने हल्द्वानी से पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाले वाहनों को वाया जोलीकोट भवाली होते हुए भेजना शुरू कर दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।